अब हम देखते हैं 2014 में लगभग 15 क्वेश्चन है इसमें। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में खासकर, क्योंकि ये वन टाइम है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जैसे एग्रीकल्चर वाला जितना भी पार्ट है, एग्रीकल्चर पार्ट में इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। जैसे मिलेट आ सकता है इस साल, शुगर केन हो गया, और क्या ये एमएसपी के कारण भी आ सकता है। एमएसपी का अपना टॉपिक आ सकता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ जो चलती हैं, क्योंकि ये इश्यूज़ हैं इंडिया के उसमें कि एमएसपी का बिल बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने एम्बर बॉक्स सब्सिडी दी तो डब्ल्यूटीओ में केस हो गया इंडिया के खिलाफ। मिलेट जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के। तो इस टाइप की जो शुगर केन जो है वाटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा वाटर लेता है और इंडिया में बहुत कल्टीवेशन होता है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जो हॉट इश्यूज़ हैं उनसे ही कुछ ना कुछ टच में आता है, अगर कुछ आएगा भी। और ये प्रिडिक्टेबल होते हैं काफ़ी हद तक, और इनके आंसर अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा चांस है आप सही कर देंगे। मतलब अगर 5 आ रहे हैं तो 2 तक सही हो सकते हैं। इसमें 2 तक तो हो ही सकते हैं, और भी चांसेस रहते हैं। इसमें बहुत ही कीनली पढ़ना होता है क्वेश्चन इन सेंस में। मैं ये वाला नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव इस टाइप की चीज़ें हैं। हम जैसे ये पावर सेक्टर से रिलेटेड है इसको कर लेते हैं, एनर्जी सेक्टर। वैसे नॉर्मली हम इकोनॉमिक के कोर कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस करते हैं इसमें। विद रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन। देखिए सोलर बहुत बार आ चुका है, इससे पहले भी एक बार सोलर आया है, फिर से सोलर आ गया। फोटोवोल्टाइक सेल इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब फोटो ये होता है, ऐसे एक प्लेट होती है, उसमें फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं छोटे छोटे। ये जैसे ही फोटोन्स इसमें पड़ते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी एक बैटरी में स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट। इलेक्ट्रिक बैटरीज जो होती हैं इनमें स्टोर होता है। फिर अगर आपको इसको एसी में कन्वर्ट करना है तो एक आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगा के एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाउस होल्ड में यूज़ हो सकता है। तो ये है पूरा प्रोसेस इसका। और ये एक टेक्नोलॉजी है, उस वक्त बहुत पीक पे थी, 2014 के आसपास सरकार ने अनाउंस भी किया था। और ग्रीन एनर्जी की भी बात होती है, रिन्यूएबल एनर्जी की। फोटोवोल्टाइक इज द टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी। सोलर थर्मल ये होता है कि एक प्लेट है, उस पर हीट, वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिक बैटरी है ये, और बैटरी से फिर ये इन्वर्टर से एसी बनेगा। ये हीट को कन्वर्ट कर लेता है एनर्जी में। ये एक तरह की सेटिंग है, अगर सोलर कुकर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये होता है। ऐसे ही जैसे खाना पकता है वो हीट एनर्जी यूज़ करता है। तो जो सोलर थर्मल ही, ये तो साफ साफ लिखा है, द टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज सन रेज टू जनरेट हीट विच इन फर्दर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही हो गया दोनों, फोटोवोल्टाइक भी हो गया, सोलर थर्मल भी हो गया। फोटोवोल्टाइक जनरेट एसी एंड विच वाइल सोलर थर्मल जनरेट डीसी, ये गलत है। सोलर थर्मल तो डीसी करता है, ये भी डीसी ही करता है और बाद में एसी में कन्वर्ट होता है। इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस, तो ये गलत हो गया। इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक, से बिल्कुल गलत है। इंडिया के पास कोई बेस नहीं था उस वक्त, अब तो है इंडिया के पास, खासकर फोटोवोल्टाइक्स में, जिसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आया था आगे 2016-17 में। तो ये सोलर से रिलेटेड बहुत कुछ आया पेपर में। फिर विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ द ब्रिक्स known as BRICS. Consider the following statement. The first summit of the BRICS was held in Rio de Janeiro. ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बिल्कुल नहीं हुआ था। पहला समिट जो हुआ था वो हुआ था रशिया में। नाम थोड़ा सा अजीब है उसका, याकेट्सिनबर्ग, याकेटाइंसबर्ग ऐसे कुछ है इसका नाम। तो ये रशिया में हुआ था पहला समिट जो है। साउथ अफ्रीका वाज द लेटेस्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स। हाँ, ये 2010, उस वक्त ये साउथ अफ्रीका था 2010 में। अब लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट में ब्रिक्स में 5 मेंबर और जुड़े हैं 2024 अक्टूबर में। 4 मेंबर और जुड़े, 5 जुड़ने वाले थे, अर्जेंटीना ने उसको फिर डिक्लाइन कर दिया। अब कौन कौन जुड़ा है, इजिप्ट, यूथोपिया जो कि अफ्रीका का पार्ट है, ईरान और यूएई जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। एक ख़ास बात है, ईरान, इसने भी ज्वाइन किया है ब्रिक्स को 2024 में। अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का पर्पज़ क्या है,
ब्रिक्स का पर्पस है रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड को बढ़ाना। ये सब क्या इमर्जिंग कंट्रीज है ना। ब्रिक्स, BRICS, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब बाकी ये 4 देश और इंक्लूड हो गए 2024 से। और ये लगभग है इनके पास 40% पॉपुलेशन और 37% GDP वर्ल्ड का ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रीजनल लेवल पर ट्रेड इकोनॉमी ये सबको डेवलप करने के लिए इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई थी। जैसे G7 की ग्रुपिंग है ना, उसी नाम पे कुछ ये बना है ब्रिक्स वाला। तो उस वक्त आंसर बी था, आज के समय में आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है। विद रेफरेंस टू सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट पे इट इज़ इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स टोटली स्टेट गवर्नमेंट की परव्यू में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एक्साइज ड्यूटी लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है, कस्टम ड्यूटी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो सेल्स टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो ये GST से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया क्योंकि 2013 में GST जो है इस पर बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही थी कि GST इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है उसमें। अब GST से रिलेटेड अगर समझना है तो हमने देख ही लिया था, GST का मेन पर्पस है कैस्केडिंग ऑफ टैक्स को हटाना। अब कैस्केडिंग ऑफ टैक्स को कैसे हटाता है GST, अब इससे हम निकालते हैं GST का टॉपिक। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को कैसे हटाते हैं, जैसे कोई आइटम है 100 रुपये का, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई 12% की, तो इसका दाम हो गया 112 रुपया। फिर इस पर सेल्स टैक्स लगा, जिसने इसको बेचा कंज्यूमर को, यहाँ कंज्यूमर है, तो सेल्स टैक्स लगा 12.5% का। अब 112 पे लगा 12.5% का, जो कि आ गया आपका 14 रुपया, और टोटल कंज्यूमर को देना पड़ा 126 रुपया। क्यों, क्योंकि 112 ये है, 14 ये जुड़ गया उसमें, ठीक। तो 112 + 14, तो ये है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है कि होना क्या चाहिए कि 100 रुपीज़ का कोई आइटम है, उस पर एक्साइज ड्यूटी अलग से 12% लगनी चाहिए, 12.5% अलग से इस पर लगना चाहिए सेल्स टैक्स। लेकिन हुआ क्या हमारे पे, यहाँ ये जो 112 है 100 पे भी टैक्स लगा है, और प्लस जो 12 ऑलरेडी जो टैक्स था उस पर फिर टैक्स लगा है, तब जाके 14 रुपया हुआ इधर। नहीं तो नॉर्मली कितना होता, 12 + 12.5, 24.5। तो जो 1.5 रुपये का ये गैप है, यही जो है, यही इसी को बोलते हैं कैस्केडेड टैक्स है, कैस्केडेड टैक्स, इसी को हटाता है GST। तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी कम मतलब 124.5 पे करेगा, अगर GST से पहले 126 दे रहा था। तो ये है कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट। उसके आते हैं, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। वेंचर मतलब घूमना, कोई आदमी घूम रहा है पैसा लेकर, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं पे, और वहाँ उनके शेयर लेना चाहता है। तो और लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ये क्या है इकोनॉमिक्स के, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, कि प्राइवेट इन्वेस्टर होता है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, इस वक्त 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान था हमारा, क्योंकि 2014 में हमने नीति आयोग बना लिया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये जाने वाले हैं, तो लास्ट प्लानिंग है। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब प्लानिंग का जो मोटो है वो बहुत ही अच्छा है, और उसी को आज भी इंडिया फॉलो करता है। वो है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आएगा कैसे, जब हर आदमी जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, उसको स्किलिंग हो जाएगी, स्किल और हेल्थ एजुकेशन। इसलिए पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों चीज़ें जब सही हो जाएंगी, मतलब HEL, जब ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी तो उसकी कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, वो एक एक्टिव मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर पाएगा लेबर इकोनॉमी में, और पैसा जनरेट कर पाएगा। सरकार को फ्री फंड में हर आदमी को 1-2-3 रुपये में चावल दाल नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या, गरीबी भी ख़त्म होगी इंडिया में। यही मेन है, इसी को बोलते हैं बॉटम अप ग्रोथ, कि हर आदमी जब अपने लिए खुद फंड कर सके। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट करंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट है, करंट, कैपिटल। करंट में कौन कौन से आते हैं, तो कैपिटल में कौन कौन से, कैपिटल में BIL, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, FDI, FII, और लोन, कोई भी लोन, L से लोन है ये, हाँ लोन। B से बैंकिंग, बैंकिंग मतलब इसमें आपका फॉरेक्स भी आ जाता है, FCNR अकाउंट आ जाएंगे, NRI वाले अकाउंट आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाता है। करंट अकाउंट में आपका क्या आ जाता है, करंट अकाउंट में दो फॉर्म में ये टूटता है, विजिबल इनविजिबल। विजिबल इनविजिबल, इनविजिबल जो दिखता है, मतलब
ट्रेड ऑफ गुड्स है, यहाँ पे आएगा ट्रेड ऑफ गुड्स। इसमें आपका आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों आएंगे। इनविजिबल में आपका क्या आएगा, इनविजिबल आपका आता है SIT, सर्विसेज, सर्विसेज, इंटरेस्ट, T से ट्रांसफर्स। अब सर्विस इंटरेस्ट में क्या आएगा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और ट्रांसफ़र में क्या आएगा, रेमिटेंस, जो इंडिया में भेज रहे हैं लोग, डोनेशंस या गिफ्ट्स। यहाँ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, इस तरह से है ये टोटल, ये याद होना चाहिए BOP वाला। अब देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू BOP करंट अकाउंट में कौन कौन सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि गुड्स से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये विजिबल्स का पार्ट है। फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ये भी आएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, फॉरेन एसेट्स किस में आएंगे, फॉरेन एसेट्स इसमें आएंगे FDI FIA, तो ये कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, तो ये गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, क्योंकि SDR किस में, फॉरेक्स में आता है, तो ये किस में है, बैंकिंग के अंदर आ रहा है हमारा, वो भी कैपिटल अकाउंट में, तो ये भी गलत हो गया। तो बैलेंस ऑफ विजिबल्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों सही हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 1 और 3 C। मतलब ये याद होनी चाहिए चीज़ें, खासकर ये और बजट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार ही रिपीट हो रहे हैं। BOP वाला तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं BOP पे। BOP क्या होता है, उसका पैरामीटर क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये ओवरनाइट लैंडिंग के लिए RBI रेपो रेट की तरह है, ओवरनाइट लैंडिंग के लिए बैंक्स के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली लोन उन्हें ओवरनाइट ना लेना पड़े। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट कितना उनके ऊपर लाइबिलिटी, कितना उनके पास पैसा आएगा और कितना उनको देना है। इससे बैंक की हेल्थ का पता लगता है, बैंक कितना हेल्दी है, इसलिए ये हर 14 दिन पे बताया जाता है RBI, इसी बेसिस पे वो उनको लोन्स भी मिलते हैं MSF के अंदर। तो इन्होंने बोला ये बैंकिंग ऑपरेशन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मिलिट्री, स्टडी, सप्लाई, डिमांड एंड एग्रीकल्चर पूरा, मतलब इतना आउट ऑप्शन इन्होंने दिया इसमें। व्हाट इज आर द फैसिलिटीज़ द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इन ब्रांचलेस एरिया। पहले इंडिया में जहाँ ब्रांचेज नहीं होती थी, आज भी कई गाँव में एक आदमी बैंक साथी होता है, मतलब जिसके पास लोग जाके जमा करते थे और एक घर कोई भी आइडेंटिफाई करते थे। खासकर जो लोग सर्विस से रिटायर हुए किसी ने, चाहे बैंक कर्मचारी हो या कुछ हो, तो बैंक उनको क्या करेगा, हर जगह तो ब्रांच खोल नहीं सकता था पहले, तो कोई दूर दराज एरिया में एक को बैंक साथी बना देगा, वो हफ्ते भर लोगों का ट्रांजैक्शन करेगा और उसके बाद एक साथ आएगा बैंक में, वो जमा उमा करेगा जो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनली यहाँ हर हफ्ते या वीकली या हर 15 दिन पे आता था वो बैंक, वो आके वहाँ अपना ये सारे गांव का ट्रांजैक्शन एक साथ यहाँ पे फाइनल करेगा, तो बैंक साथ ही होता था। इट एनेबल द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी फंड्स इन द विलेजेस, हाँ वो सारी चीज़ें इनको देगा, बैंक की तरफ से उसके पास अथॉरिटी होती थी। इट एनेबल द बेनिफिशियरी ऑफ द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, हाँ पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल उसी के पास लोग करते थे, फिर वो फाइनली आके बैंक में एक हफ्ते या 2 हफ्ते में करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हो गया C। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पस ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब SLR की क्या भूमिका है। एक होता है CRR, एक होता है SLR। सरकार ये 4% के आसपास चल रहा था, ये 18-20% के आसपास चलता है। अब इनका पर्पस क्या है, ये बोल रहे हैं इसका पर्पस क्या है, टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, बिल्कुल SLR को ऊपर नीचे करके वो ट्विक कर सकते हैं कितना बैंक लोन दे सकता है मार्केट में फ्रीली। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड, इसके लिए तो CRR होता है कि सेफ रहे वो जो भी है डिपॉजिट। लिक्विडिटी होता है लेकिन बैंक सेफ रखने वाला जो एंगल है ये CRR में चलता है, तो ये गलत हो जाता है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में आओगे तो सबको प्रॉफिट बनाने का पूरा हक है, बस वो लीगल होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। टू फोर्स द बैंक टू हैव अ सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे-टू-डे रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं, इसके लिए भी CRR है, ये फोर्स तो कर ही नहीं सकते वैसे भी, तो हमारा 2, 3, 4 गलत हो गया और पहला सही हो गया। अब आते हैं इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, टेरेस कल्टीवेशन में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यूज़ होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसका तो बहुत ही रिमोटली या इनडायरेक्ट तरीके से है कुछ। डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली जो है, द प्रॉब्लम सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण ही सॉइल इरोजन होता है।
टेरेस कल्टीवेशन तो रोकने के लिए होता है। टेरेस कल्टीवेशन होता क्या है, एक पहाड़ है उसके अंदर देखे होंगे आपने बहुत सारे टेरेसेस बने रहते हैं, ऐसे स्टेप के फॉर्म में खेती करते लगते हैं लोग। उससे क्या होता है, सॉइल ऐसे में सॉइल ऐसे पूरा नीचे आ जाएगा, पानी जब गिरता है उस पर बारिश होगी। लेकिन जब टेरेसेस ऐसे बना दोगे आप और यहाँ पे बंड बना दिया जाता है, मतलब एक टेरेस है ऐसे नीचे जा रहा है तो यहाँ बांध सा बना होता है, तो जो पानी आता है इसमें रुक जाता है और जो सॉइल है वो नीचे नहीं फ्लो करता है, वो यहाँ ऊपर से फिर पानी जाने लग जाता है। इस टाइप से टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब खेती जो है इस तरह से मिलेगा आपको, फ़ोटोज़ भी दिख जाएंगे। आंसर है बी। फिर आ जाते हैं, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट मतलब जो लेंडिंग रेट है बैंक का, अगर वो डिक्रीज़ हो जाता है, अगर लेंडिंग रेट डिक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, डिक्रीज़ इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीज़ इन द टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, इंक्रीज़ इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जब लेंडिंग रेट कम हो गया तो इन्वेस्टर उतने ही ज़्यादा आपके पास आएंगे कि मुझे भी लोन दे दो, मुझे भी लोन दे दो, मैं भी एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई खास लेना देना नहीं है, डिक्रीज़ तो होगा ही नहीं वैसे भी। जब इन्वेस्टमेंट होगा वेजेस जनरेट होंगे, वेजेस होंगे तो वेजेस हैं तो कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा ही इकोनॉमी में। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, हो सकता है ये इनडायरेक्ट है लेकिन डायरेक्टली नहीं रिलेट हो रहा है। जो सबसे डायरेक्ट है उसको ऑप्शन में आंसर में सही मारेंगे, तो ये सबसे डायरेक्ट है। इंक्रीज इन द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, टोटल सेविंग होगी कि नहीं होगी ये हमें नहीं पता, हो सकता है कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सेविंग ना करें लोग, तो ये प्रॉबिलिटी के बाहर है, तो हमारे पास आंसर सी आ गया। फिर देखते हैं 64, विद रेफरेंस टू नीम ट्री। नीम ट्री का क्या योगदान। नीम ऑयल कैन बी यूज फॉर पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड माइट। बिल्कुल। नीम सीड्स, इसका आपको पता है कि इसके एंटीबायोटिक फीचर्स होते हैं। नीम सीड्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, बिल्कुल बन सकते हैं। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाँ हो सकता है इसका, तो इसका आंसर आना चाहिए डी। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इससे पहले हमने क्या देखा था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, आईएमएफ। और यही अगर स्टेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाए, डेवलपमेंट लिखा हो, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। और फिर एक और हम देख लेते हैं इसी में क्या बोलते हैं, इससे पहले एक और आया वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड तो नहीं था उसमें, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स ये है 2017 का क्वेश्चन। तो मतलब इस टाइप के इंडेक्सेस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, खासकर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब इसने यूएनडीपी दिया है तो इसके भी इंडेक्स आपको याद कर लेने चाहिए। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारे इंडेक्स याद कर लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स वो पूछ चुके हैं, इन सब के इंडेक्स वो पूछ चुके हैं आगे पेपर्स में, इसका पूछ सकते हैं, तो आपको इसका पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह से मतलब पीटी का जो ऑप्शन है वो इसी तरह से यूटिलाइज होता है, आगे प्रिडिक्ट करने में क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर इसको समझते हैं, पहले बजट देख लेते हैं, बजट होता क्या है। हमारे पास बजट होता है, एक तरफ होता है हमारा रेवेन्यू, एक होता है हमारे पास कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर हमारे पास आता है दो, जो कि है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है एक्सपेंडिचर, इसमें भी आ जाएगा रिसिप्ट, एक है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट हो सकता है आपका टैक्स से, टैक्स कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। और नॉन टैक्स से भी हो सकता है, नॉन टैक्स क्या हो सकता है, DIGS, डिविडेंड, ग्रांट्स, इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो किया है या दिया है कहीं पे, ऐसे सर्विसेज जो सरकार बेचती है बुक बेच के, वो रिलेटेड में। एक्सपेंडिचर किस पे करती है, एक्सपेंडिचर जैसे जो सैलरीज एंड पेंशन लोगों की दे रही है, पेंशन्स हो गए। डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है, ग्रांट्स किसी को दे दिए, मॉरिशियस को और इन सबको ग्रांट्स दिए, वो हो गया। इंटरेस्ट जो इसका लोन बकाया था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसे ही हो जाता है हमारा रिसिप्ट, इसमें क्या आता है, डेप्ट और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग।
नॉन डेब्ट। नॉन डेब्ट में जैसे लोन, डाइवेस्टमेंट, और इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट हो सकता है ये, इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट। ऐसे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, लोन जो किसी को दे दिया आपने, लमसम में चला गया, और यहाँ पे कैपिटल आ गया, कैपिटल ग्रांट्स आपने दे दिया किसी को, तो ये इसमें आ जाते हैं। अब चल क्या रहा था कि ये टोटल माना जाता है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैसे माना जाता है, ये माना जाता है कंजम्पशन वेस्ट। पहले तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लेते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में लगभग ये आएंगे, इसमें आपका आ जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, और सैलरीज एंड पेंशन, सब्सिडीज़। तो आंसर है सी। ये सारे एलिमेंट जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के हैं, क्योंकि ये कंजम्पटिव है। जो प्लान एक्सपेंडिचर था, प्लान एक्सपेंडिचर ये होता है कैपिटल क्रिएशन के लिए, कैपिटल क्रिएशन के लिए। नॉन प्लान को हम बेसिकली मानते हैं कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर मतलब एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक तरह से मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। अब इसमें दिक्कत हो क्या रही थी, अभी गवर्नमेंट ने बाद में फिर नॉन प्लान और प्लान को हटा दिया, ठीक है। ऐसा हटाने का फ़ायदा क्या मिला, या क्यों ही हटाया गया। जो रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर है ये बेसिकली बोला जाता है कंजम्पशन बेस्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसमें 25% जो है वो कैपिटल क्रिएशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था, और जो ये कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कि ये वो कैपिटल क्रिएशन में यूज़ हो रहा है, तो ये यूज़फुल एक्सपेंडिचर है। और इसको बोलते थे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन वाले को, इसको बोलेंगे यूज़फुल एक्सपेंडिचर। लेकिन हालांकि इसमें भी कैपिटल का कुछ एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी यूज़फुल एलिमेंट है। तो जैसे जैसे रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ रहा था, तो एक तरह से ये जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है कंज्यूम ज़्यादा कर रही है और क्रिएट कम कर रही है, तो सरकार को अपना परसेप्शन ठीक करना था। तो परसेप्शन ठीक करने के लिए, क्योंकि इसमें 25% ऐसा ज़रूर है जो कि कैपिटल क्रिएशन में काम आ रहा है, इसीलिए उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए उन्होंने प्लान और नॉन प्लान का जो भी है वो हटा दिया, नॉन प्लान, और साथ में फाइनेंस कमीशन भी हट गया था, तो और ईज़ आ गया। और इससे ये भी है ना कि अब दोबारा से रिवैल्यूएट होगा, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी देखा जाएगा कि हाँ भाई कितना जो है वो यूज़फुल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है। तो इससे इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिस्ट जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए और आसान हो जाएगा, या वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे कैलकुलेशंस को करते हुए और चीज़ों को करते हुए। तो एक परसेप्शन मैनेजमेंट ही था ये जो डिसीजन था प्लान और नॉन प्लान को हटाने का। तो ये हमारा हो गया 2014।